सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग अभी हिस्ट्री की क्लासेस चला रहे हैं रेगुलर। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो 7th चैप्टर होने वाला है और क्षेत्रीय संस्कृति और उसका जो निर्माण हुआ उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और काम करने में मजा आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा देश है भारत, वो विविधताओं से भरा हुआ है। ठीक है, और विविधताओं से भरे होने के कारण हम देखते हैं कि लोगों का जो वर्णन करने का एक जो सबसे सामान्य जो तरीका होता है वो उनकी बोलचाल की भाषा होती है। ठीक है, और हम देखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संस्कृति, संगीत जो है इस तरीके से हमें चीजें देखने को मिलती हैं। यानी हर आप देखते हैं कि जो समय के साथ जो है संस्कृति और उसमें भिन्नता आती है, वेशभूषा में भिन्नता आती है। ठीक है, तो ये जो संस्कृतियां हैं समय के साथ बदलती रहती हैं। ठीक है, और आज जो है भी जो है बदलना इनका जारी है। अब मान लीजिए कि जैसे हम किसी राज्य में रहते हैं। ठीक है, हम किसी राज्य में चले जाते हैं, मान लीजिए हम गुजरात में हैं। ठीक है, हम गुजरात में रह रहे हैं। गुजरात से अगर हम दिल्ली की तरफ आ गए, ठीक है, तो दिल्ली में जो अगर 6 महीने साल भर तक अगर हम रहें या कुछ समय हम अगर व्यतीत करें दिल्ली में, तो हमारी बोलचाल की भाषा में रहन सहन की जो चीजें हैं और जो पहनने ओढ़ने की जो चीजें है उसमें काफी बदलाव आ जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उसमें बदलाव भी चलता रहता है ना। कुछ संस्कृतियों ने जो स्थान परिवर्तन किया और उसके फलस्वरूप उसमें बदलाव आया है। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से कौन सी संस्कृतियां उस समय चल रही थी जब हम 700 ईस्वी से लेके और 1750 ईस्वी तक के बीच की बात करते हैं। ठीक है, तो चेर और मलयालम भाषा का विकास हम देखते हैं कि चेर और मलयालम भाषा का विकास ठीक है, चेर और मलयालम भाषा का विकास। तो हमें क्या देखने को मिलता है, तो महोदयपुरम का जो चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी हम देखते हैं कि भाग में है, जो आज के केरल राज्य का ही एक मतलब एक हिस्सा हम कह सकते हैं। ठीक है, 9वीं शताब्दी में स्थापित जो ये राज्य है वो स्थापित किया गया 9वीं शताब्दी में। मलयालम भाषा यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, मलयालम भाषा यहाँ बोली जाती है। शासकों ने यह जो भाषा है, इस भाषा और लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया है। तो हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो शासकों के जो लिपि और जो उनके अभिलेख जो मिले हैं ना, उनसे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृति की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया है। ठीक है, तो मलयालम जो भाषा है उसकी पहली जो साहित्यिक कृतियां जो लगभग 12वीं सदी की बताई जाती हैं। ठीक है, तो हमें जो है ये सब चीजें देखने को मिलती हैं लिपियों के थ्रू, और जो हमें चीजें जो देखने को मिलती है लगभग 12वीं जो शताब्दी है, 12वीं शताब्दी के आसपास की जो लिपियां बताई जाती हैं। प्रत्यक्ष रूप में संस्कृति की जो हम देखते हैं ना, जो ये प्रत्यक्ष रूप से संस्कृति की ऋणी है। ठीक है, क्योंकि चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से बहुत कुछ ग्रहण किया है। तो हमें काफी चीजें देखने को मिलती है, समय के साथ चीजें बदलती हैं और हम देखते हैं कि संस्कृति से जो है लोगों का काफी जुड़ाव रहता है, और संस्कृति जो है जो है परंपराओं से मतलब हम देखते हैं बहुत कुछ ग्रहण किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शासक और धार्मिक परंपराएं। और शासक और धार्मिक परंपराएं। अच्छा, जगन्नाथी जो संप्रदाय है हम उसके बारे में बात करेंगे। जगन्नाथी संप्रदाय बेसिकली जो जगन्नाथ मंदिर के बारे में आपने सुना होगा,
तो ये जो हम देखते हैं कि ये उड़ीसा पुरी में उड़ीसा एक जगह है, सॉरी, जो उड़ीसा है, उड़ीसा एक राज्य, उड़ीसा राज्य में जो एक पुरी है, पुरी एक जगह है, यहाँ पे जगन्नाथ जी का जो मंदिर है। और हम देखते हैं कि जो जगन्नाथ है वो विष्णु के रूप माने जाते हैं, यानी विष्णु का पर्यायवाची जो है शब्द है जगन्नाथ, और विष्णु की का ही एक रूप है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृति क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। ठीक है, तो हमें यह देखने को मिलता है कि इस प्रक्रिया का जो सर्वोत्तम उदाहरण है वो पूरी उड़ीसा में जो जगन्नाथ का जो संप्रदाय है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि जो जगन्नाथ है वो विष्णु का पर्यायवाची है। तो आज का जो जगन्नाथ की जो काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों ने बनाई थी। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि जो जगन्नाथ एक स्थानीय जो है देवता थे, और स्थानीय देवता के रूप में इनकी पूजा होती थी, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप माना गया। ठीक है, तो बाद में यह मंदिर जो है महत्वपूर्ण होता चला गया, क्योंकि वहां के जो लोग थे, काफी लोग मानने वाले थे जगन्नाथ संप्रदाय को। और हम देखते हैं कि इसकी सामाजिक और राजनीतिक मामलों में इसकी जो सत्ता थी वो काफी बढ़ी है। अच्छा, कारण ये था कि जो शासक होते थे वो शासक कोशिश ये करते थे कि मंदिर पर ज्यादा से ज्यादा मतलब हमारा जो है प्रभाव मंदिर पर रहे, मंदिर हमारे कब्जे में रहे, ताकि वहां के लोग जो है, अगर मंदिर हमारे कब्जे में रहेगा और मंदिर हमारे जो है शासन में रहेगा, तो लोग हमारी जो बातें सुनेंगे। ठीक है, और जो हम जो चीजें चाहते हैं उस हिसाब से वो लोग कार्य करेंगे। तो इसीलिए जो इसकी राजनीतिक मामलों से जो इसकी महत्ता थी ना वो काफी बड़ी थी। ठीक है, उसमें शामिल होते हैं उनमें जैसे मुगल हो गए, मराठा हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, अपनी जो सत्ता और नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करते रहते थे यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं 19वीं सदी में ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र की जहां आज का अधिकांश जो है राजस्थान मिलता है, राजपूताना कहते थे। जो ब्रिटिश लोग थे ना, जो आज का जो ज्यादातर जो अधिकांश जो राजस्थान जहाँ पे स्थित है, वहां पे ब्रिटिश लोग उस पर्टिकुलर इलाके को राजपूताना कहते थे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर हिस्सों पर राजपूत रहते थे। इसके अलावा अन्य लोग भी थे, लेकिन उनको जो है राजपूताना के नाम से ही जाना जाता था। यह माना जाता था कि राजपूतों ने राजस्थान को जो है विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। ये संस्कृति परंपराएं वहां के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ जो है घनिष्ठता से जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ राजपूत शूरवीरों की कहानियां जो है काफी प्रचलित थी, और कहानियां और काव्यों गीतों में जो है सुरक्षित इनको रखा गया, क्योंकि वहां के लोग इनके लिए जो है गीते और काव्य वगैरह बनाते थे, क्योंकि इनकी जो बहादुरी के किस्से थे काफी थे। ये माना जाता था कि शूरवीर जो था वो लड़ते लड़ते शहीद होना पसंद करता था, यानी मरना पसंद करता था, लेकिन पीठ दिखाना पसंद नहीं करता था। ये भी माना जाता है कि स्त्रियां जो है वो अपने जो शूरवीर जो उनके पति हुआ करते थे, उन शूरवीर पतियों के साथ जो है सती होना पसंद करती थी। ठीक है, और वे अपने शूरवीर पतियों का अनुसरण करते हुए जो है सती होना पसंद करती थी। ठीक है, और हम देखते हैं कि इस तरीके से जो है वो अपने पति में ही जो है मगन रहती थी। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है, यानी अलग अलग जगह हैं, अलग अलग जो क्षेत्रीय है, क्षेत्रियों में अलग भाषाएं, अलग संस्कृतियां, वहाँ की अलग मान्यताएं, अलग कल्चर है वहाँ के। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय सीमाओं से परे। अब हम बात करें क्षेत्रीय सीमाओं से परे, अब कथक नृत्य की कहानी के बारे में जानेंगे। सीमाओं से परे कथक नृत्य
की कहानी। बेसिकली जो कथक नृत्य है, कथक नृत्य जो है बेसिकली ये उत्तर भारत का नृत्य है। ठीक है, यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई है। कथक शब्द कथा से निकला है। ठीक है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता था। बाद में जो है कथक मूल रूप से उत्तर भारत में मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जो है जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। ठीक है, यानी जब ये कथक के माध्यम से जब ये डांस करते थे तो डांस के माध्यम से अपने चेहरे का हाव भाव वेशभूषा इस तरीके से बदलते थे। ठीक है, और 15वीं-16वीं सदी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। ठीक है, तो राधा कृष्ण के पौराणिक जो है आख्यान यानी कहानियों जो कहानियां हैं वो लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिसे हम रासलीला कहते हैं। ठीक है, यानी राधा कृष्ण की जो कहानियां हैं वो रासलीला के रूप में जो है प्रस्तुत की गई। रासलीला में लोक नृत्य के साथ साथ कथक जो कथाकार थे उनका जो हाव भाव था यानी चेहरे की जो उनकी बनावट थी, चेहरे का हाव भाव, वो सब चीजें प्रदर्शित करते थे, उन सब चीजों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, उस समय जो है मुगल दरबार में भी जो ये जो कथक था वो प्रस्तुत किया जाता था और कई जो शासक थे उन शासकों ने इसको संरक्षण भी प्रदान किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो भारत में जो यह नृत्य रूप आया उसे उस समय जो है शास्त्रीय ये नृत्य रूप जो उस समय भारत में काफी प्रचलित हुआ था। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है कुछ शास्त्रीय नृत्य भी थे। ठीक है, जिनको शास्त्रीय माना जाता है। ठीक है, उनमें एक भरतनाट्यम हो गया। ठीक है, जो तमिलनाडु में जो काफी फेमस है। ठीक है, भारत का जो तमिलनाडु का जो भरतनाट्यम है। ठीक है, कथाकली है यानी केरल में, कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश में, उसके अलावा ओडिसी जो है उड़ीसा में, और उसके अलावा मणिपुरी मणिपुर में। ठीक है, इस तरीके से जो है हमें शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो संरक्षक थे संरक्षकों के लिए चित्रकला कितना मायने रखता था, यानी संरक्षकों के लिए चित्रकला। ठीक है, वो कितना मायने रखता है। तो हम देखते हैं कि जो लघु चित्रों की परंपरा है, एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों में विकसित हुई है वह थी लघु चित्रों की परंपरा। ठीक है, इसके साथ साथ लघु चित्र का मतलब होता है कि छोटे चित्र। ठीक है, छोटे चित्र जो कागज पे जो है बनाए जाते हैं, जल रंगों की मदद से कपड़े या कागज पे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसे आमतौर पर जो है जल रंगों की मदद से कपड़े और कागज पर इनको बनाया जाता है। ठीक है, और प्राचीन लघु चित्र जो थे वो ताल पत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर बनाए गए थे। ठीक है, ताल पत्र और लकड़ी की जो तख्तियां उस पर बनाए गए थे। अच्छा, मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को जो है संरक्षण प्रदान किया था उस समय। ठीक है, और प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां जो है वो लोग चित्रित करते थे। ठीक है, इन जो हम देखते हैं कि चित्रों में दरबार के दृश्य जो है वो प्रस्तुत किए जाते थे, लड़ाई के चित्र प्रस्तुत किए जाते थे, शिकार के चित्र प्रस्तुत किए जाते थे। इसके साथ साथ जो है सामाजिक जीवन के जो पहलू हैं उनको चित्रित किया जाता था। ठीक है, इसके माध्यम से तो हमें काफी कुछ देखने को मिलता है कि उस समय जो है ये संस्कृतियां किस तरीके से संरक्षित जो है की जा रही थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बंगाल के बारे में। ठीक है, बंगाल का जो एक भाषा है बंगाली, वो किस तरीके से उसका विकास हुआ। बंगाल है, बंगाल का जो एक क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ वो किस तरीके से हुआ है।
क्षेत्रीय भाषा का विकास। बंगाल के लोग हमेशा बंगाली या बंगला ही बोलते थे, किंतु दिलचस्प बात यह है कि आज जो बंगाली संस्कृत जो बंगाली है वो संस्कृत से निकली हुई मानी जाती है, या जो उसका जो संस्कृत का प्रभाव इस पे काफी रहा है। चौथी शताब्दी में गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया, ठीक है, और जो वहां जो ब्राह्मणों को बड़े तादाद में वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव जो अधिक हम देखते हैं कि अधिक प्रबल जो है हो गए, और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्यूनसांग ने पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित जो भाषाओं का प्रयोग होता था, ठीक है। इसके साथ साथ अकबर के समय में प्रशासन हम देखते हैं प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, परंतु बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में प्रबल हो रही थी, ठीक है। तो बेसिकली संस्कृत से निकला हुआ भाषा माना जाता है, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है ये क्षेत्रीय भाषा है जो काफी बड़े स्तर पर जो है भाषा बोली जाती है बंगाली, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पीर और मंदिर, पीर और मंदिरों के बारे में। पीर और मंदिर, अच्छा, पीर और मंदिर का मतलब जिस समय बंगाल मुगलों का जो नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिस समय जो बंगाल में मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, उन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय जो है भाग में वो स्थित है, ठीक है। उनका जो नगर है अपनी जो नगर बना, नगर जो है जो नगर जो राजधानी वहां पे स्थापित ढाका नगर जो था, ढाका नगर को वहां की जो है राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी और लोग जो है भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, ठीक है, मस्जिदें बना लेते थे, और जो इन इलाकों के धार्मिक स्थानांतरण के केंद्रों के रूप में काम करती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन हम देखते हैं कि अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और हम कह सकते हैं कि निर्धारकों या निर्णायकों की भूमिका भी निभाते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां होती थी, ठीक है, इन नेताओं के पास ये माना जाता है कभी कभी अलौकिक शक्तियां होती थी। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहते थे, स्नेह और आदर से इन्हें पीर कहा जाता था। इस पीर श्रेणी में संत या जो संत और सूफी जो थे, विभिन्न हिंदू और बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थी। वीरों की पूजा पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गई, और हम देखते हैं कि उनकी जो मजारें हैं, जो इनकी जो मजारें हैं वो सर्वत्र जो है पाई जाती हैं। बंगाल में 15वीं सदी के बाद वाले वर्ण जो वर्ण है, उनमें मंदिर बनाने का दौर जो है, जो 15वीं शताब्दी के बाद का जो समय रहा है, उसमें मंदिर बनाने का जो दौर काफी तेजी से चलता रहा। 19वीं सदी में आकर ये समाप्त हुआ, ठीक है। इसके साथ साथ जो है ये जो मंदिर होते थे, मंदिर काफी शक्तिशाली लोग बनवाते थे, जो काफी पैसे वाले धनवान लोग होते थे, शासक कह सकते हैं, या जो लोग जो है शासन करते थे, या जो भी शासक वहाँ उसके क्षेत्र में वो जगह आती थी, तो वो अपना जो है वहाँ पे मंदिर बनवाने की कोशिश करते थे, और अपना शक्ति का प्रदर्शन करते थे कि मैं काफी शक्तिशाली हूँ। इस तरीके से मतलब चीजें दिखाने के लिए जो है काफी वहाँ पे इस तरीके से जो चीजें भी बनाई गई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मछली जो है भोजन के रूप में, मछली भोजन के रूप में हम देखते हैं कि बंगाल एक नदी जो है नदीय मैदान है। इसके जो हम देखते हैं कि इसके आसपास काफी नदियां हैं,
ठीक है, और काफी बड़ी मात्रा में जो है जल स्तर जो है वहाँ पे जल का स्तर मौजूद है। यहाँ मछली धान की उपज है बहुआयत में होती है, और हम देखते हैं कि यहाँ भोजन के रूप में जो है मछली और जो चावल को प्राथमिकता दी जाती है। मछली पकड़ना यहाँ का प्रमुख मतलब कह सकते हो प्रमुख जो है धंधा है यहाँ का, मछली पकड़ना या प्रमुख काम कह सकते हैं। मछली का उल्लेख करते हुए हम देखते हैं कि जो मंदिर और जो बौद्ध स्तूप जो बनाए जाते थे वहाँ पे जो है मछलियों को साफ करते दिखाया गया, मछलियों को टोकरियों में भर के ले जाते हुए दिखाया गया है। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि जो मछली है वो किस तरीके से वहाँ पे वहाँ की जो संस्कृति से जुड़ी हुई है। जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को समिष्ट भोजन की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मणों को कुछ विशेषज्ञों के द्वारा, यानी कुछ बंगाली ब्राह्मणों को है कुछ बंगाली ब्राह्मणों को मछली खाने की ढील दे दी गई थी। यानी हम कह सकते हैं कि जो मछली होती थी वो ब्राह्मणों को भी वहां खाने की अनुमति दे दी गई थी, क्योंकि वहां पे काफी लोकप्रिय जो थी। इसीलिए जो है बंगाल में हम देखते हैं कि ब्राह्मण भी मछली खाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीजें आज की नहीं है, ये संस्कृति और परंपराएं जो है काफी लंबे समय से जो है चल रही हैं। ठीक है, बृहधर्म पुराण में हम देखते हैं कि जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ठीक है, बृहधर्म पुराण, तो हम उसमें देखते हैं कि स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछलियों को खाने की अनुमति दी थी। ठीक है, तो उसमें हमें देखने को मिलता है, ठीक है, बृहधर्म पुराण में 13वीं शताब्दी का जो है रचित संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, तो काफी चीजें हमें देखने को मिलती है इन संस्कृतियों के साथ कि कैसे समय के साथ साथ संस्कृतियां बदली, स्थान के साथ संस्कृतियां बदली, वो परंपराएं लोगों ने एक जगह की जो है संस्कृतियों को छोड़कर जैसे उन्होंने जगहों को बदला, उनके साथ साथ उनकी संस्कृतियों में भी बदलाव आया। ठीक है, तो ये अक्सर जो है ना ये समय के साथ साथ बदलती रहती है, स्थान के साथ साथ ये संस्कृतियां बदलती रहती है। तो ये जो चैप्टर था, इस चैप्टर में बेसिकली यही था क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण किस तरीके से हुआ। ठीक है, और बेसिकली आप लोगों को पता है कि हम लोग 7वीं शताब्दी से लेकर 1750 शताब्दी तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, लगभग 1000 साल के आसपास की। तो हमें ये चीजें काफी देखने को मिलती हैं, और हम ये देखते हैं कि किस तरीके से संस्कृतियों में बदलाव हुआ या होता रहता है समय से। अगर हम बात करें किसी अदर कंट्री की, जैसे विदेशों में जैसे अमेरिका ले लें, कनाडा ले लें, रशिया ले लें, चाइना ले लें, या हम देखते हैं पूर्वोत्तर भारत की जो संस्कृतियां हैं वो काफी किस तरीके से विदेशों से लेके और इंडिया में अब जो है कल्चर किस तरीके से चेंज हो जाता है। ठीक है, विदेशों से लोग इंडिया में आते हैं, उनको साड़ी जो है काफी अच्छी लगती है, साड़ी पहनना जो है औरतें पसंद करती हैं, जो स्त्री होते हैं उनका पोशाक धोती कुर्ता पहनना पसंद करते हैं ना। तो काफी चीजें जो है समय के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं, एक स्थान से दूसरा स्थान परिवर्तन करने पर जो है चीजें बदलती हैं, संस्कृतियां बदलती हैं। तो हमें काफी कुछ देखने को इन चीजों को देखने से पता चलता है, और काफी कुछ चीजें जो है इस तरीके से उसमें भिन्नताएं आ जाती हैं। तो ये था आज का चैप्टर, और उम्मीद करता हूँ कि आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को देख सके, उसका लाभ उठा सके। आने वाले समय में बहुत सारी भर्तियां आ रही है। ठीक है, अभी मैं एक दिन सोच रहा हूँ कि आप लोगों को जो है भर्तियों के बारे में भी जानकारी दे दिया करूँ। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में भी जानकारी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, जो भी भर्तियां आएंगी आपको बता दिया जाएगा, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए। हमारा चैनल जो है आप ही का चैनल है। ठीक है, आप ही की मदद से चल रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद ये चैनल देखने के लिए, ये वीडियो को देखने के लिए, और इस तरीके से हमें अपना प्यार देने के लिए। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।